खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना चैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। शमशान घाट के रास्ते में अतिक्रमण से आक्रोशित लोगों ने शव सड़क पर रख किया प्रदर्शन। राजगढ़ के नया गांव प्रतापपुरा में पुलिस और अफसरों ने पहुंच की समझाइश। अवैध खनन पर शिकंजा कर 3 आरोपी पकड़, 30 वाहन किए जब्त। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई। काटी घाटी में शादी में बाजा बजाते बैंड सदस्य ने अचानक तोड़ा दम। वहीं तिजारा में महिला की संदिग्ध मौत के बाद पति पर लगे हत्या के आरोप। और ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार रिजॉर्ट कर्मचारी की गई जान। रूपबाज पुलिया पर हुआ हादसा। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। जब शमशान घाट की भूमि और रास्ते में अतिक्रमण के कारण शव यात्रा नहीं पहुंच पाई तो आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। यह घटना राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के नया गांव प्रतापपुरा की है। जानकारी के अनुसार नया गांव निवासी सीताराम का शुक्रवार शाम को निधन हो गया था। शनिवार को जब परिजन और ग्रामीण शव यात्रा लेकर शमशान की ओर जा रहे थे तो रास्ते में अतिक्रमण होने के कारण आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाया। इससे नाराज ग्रामीणों ने शव को वहीं रखकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों के अनुसार यह समस्या करीब 10 सालों से चली आ रही है। इस संबंध में पूर्व में भी प्रशासन को अवगत करवाया जा चुका है। ग्रामीण संजय मीणा ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने शमशान घाट का रास्ता रोककर उस पर बाड़ेबंदी कर खेती कर रखी है। इसके कारण शव को शमशान घाट तक ले जाना मुश्किल हो गया है। उधर सूचना मिलते ही मौके पर राजगढ़ पुलिस प्रशासन और तहसीलदार पहुंचे एवं धरने पर बैठे लोगों की समझाइश की। ये नया गांव प्रतापपुरा की मेन समस्या है, जो कि आज से 10 साल पहले शमशान घाट को लेकर के प्रशासन को अवगत भी करा दिया गया था, लेकिन प्रशासन घोर लापरवाही के कारण आज तक दिनांक तक ये रास्ता नहीं खुल पाया। तो अभी डेड बॉडी को क्यों लेके बैठे हुए हैं? ये क्या है कि कुछ लोगों के द्वारा ये रास्ता अवरुद्ध करा दिया गया है और डेड बॉडी को रोकवा दी गई है। अलवर जिले में चल रहे अवैध खनन को लेकर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। वहीं अलग अलग क्षेत्रों से 15 डंपर, 14 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 जेसीबी को जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कामले ने बताया कि एसपी सुधीर चौधरी के सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान अवैध खनन करने वाले माफियाओं में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस को एक ऑडियो भी प्राप्त हुआ जिसमें खनन माफिया आपस में बातचीत कर एक दूसरे को सतर्क करते हुए सुनाई दिए। वहीं इस दौरान QRT और DST टीम सहित संबंधित थानों का जाब्ता मौजूद रहा। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो है वो अभियान चलाकर श्रीमान SP साहब के निर्देशन में जो है अवैध खनन के खिलाफ जो है वो लगातार कार्रवाई जारी है। पिछले कुछ दिन में विशेष अभियान देकर और जो फॉरेस्ट है, खनन है और परिवहन विभाग है, इनके साथ समन्वय प्रस्थापित करते हुए इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की है। तो पिछले कुछ दिनों के 2-3 दिन की जो कार्रवाई है वो बहुत ही प्रभावी कार्रवाई अलवर पुलिस ने की है, जिसमें अब तक कुल 13 डंपर, 14 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 जेसीबी जब्त किया है और साथ ही 4 FIR सदर थाना, मलाखेड़ा थाना, रैनी और गोविंदगढ़ में दर्ज करे हैं और 3 जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया है। और अन्य जो कार्रवाई है वो जारी है। हो सकता है इसमें FIR की संख्या भी बढ़ेगी, अरेस्ट की और गिरफ्तारी की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी। और वहीं जिले में अवैध खनन पर रोकथाम के लिए खनिज राजस्व एवं पुलिस विभाग का संयुक्त दल फील्ड निरीक्षण पर रहा। माइंस इंजीनियर मनोज शर्मा ने बताया कि पुलिस ने खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में अनियमितता पाए जाने पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की है। इसके तहत 30 वाहन जब्त कर 4 प्रकरण दर्ज करने के साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। टैला उद्योग नगर क्षेत्र, गोविंदगढ़ सदर क्षेत्र, नौगावा, मालाखेड़ा, वैशाली नगर, विजय मंदिर, रैनी और प्रतापगढ़ थाना क्षेत्रों में एक्शन हुआ है। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशन पर जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। अभियंता ने बताया कि जिले में गत वर्ष 29 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक चलाए गए अभियान के तहत 12 लोगों को गिरफ्तार कर 728 टन खनिज, 4 क्रेन और 40 अन्य वाहन जब्त किए गए। वहीं 41,52,000 रुपए की राशि वसूल की गई। इसी प्रकार खैरतल तिजारा जिले में 380 टन खनिज एवं 16 वाहन जब्त कर 8,07,000 रुपए की राशि वसूल की गई। अलवर में कटी घाटी के समीप गत रात्रि बैंड में बाजा बजाते समय एक व्यक्ति की जान चली गई। बैंड पार्टी का यह सदस्य अखेपुरा निवासी डालचंद शादी समारोह के दौरान बाजा बजा रहा था।
अचानक वह अचेत हो गया और जिला अस्पताल में डालकर ने दम तोड़ दिया। मृतक के भाई धनी ने बताया कि उसका भाई शादी समारोह में बैंड बजाने के साथ ही घरों में रंग पेंट का काम भी करता था। शुक्रवार शाम 8 बजे वह बैंड संचालक के साथ कटी घाटी पर गया था। यहाँ शादी में बाजा बजाते समय डालचन जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने संचालक पर समय पर जिला अस्पताल में भर्ती नहीं कराने के आरोप लगाए हैं। बैंड में जाते थे और हमें रंग पेंट में चले जाते थे कभी कभी। अच्छा, आज कहाँ गया था ये? बैंड बजाने गए थे। कहाँ पे? कटी घाटी। अच्छा, फिर क्या हुआ? बजाते बजाते साहब इसको तो ऐसा आया को तो अपना आप ही गिर गया तो। अच्छा, गिर गया। उसके बाद में कौन लेकर आए यहाँ अस्पताल? हमें लेकर आया आज थोड़ी से। मेरे भाई का नाम डाल चंदे वैसे कालो खेवा है मोहल्ला में। कहाँ का रहने वाला था? अकापुरा, लाल खाना अकापुरा। क्या काम करता था? बैंड को काम करे, रंग पेंट को करे, 2 काम करे। फिर क्या हुआ? 3 बजे गयो काम पे। कहाँ पर? बैंड बजा पे गयो, अब साइड अलग अलग हो रहे। अच्छा। कटे घाटे पे गयो। अच्छा, तो अब वहाँ जाना का हुए जब साहब को बताई मेरे को, तो यानी भाई ने कौन की बैंड में गया था? प्रेम बैंड बताई। अच्छा, फिर क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना मेरे को यही मिली तेरे भाई पढ़ो मार्केट में तू उठा लगा जा, या भाई ने की में से बड़ा ने। कौन था मार्केट में? मीट मार्केट में। अच्छा, फिर? तो वहाँ से जाके हम दोनों भाणजे और मैं गए, तो हमको ना मिलो। फिर ये भाई दोनों भाई है टेम्पो में लेके मेरे को यहाँ तक लेकर आए। और वहीं तिजारा थाना क्षेत्र के काजीवाड़ा मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार काजीवाड़ा मोहल्ला निवासी 38 वर्षीय काशिदा शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद अपने पति के साथ खेत की ओर गई थी। इसी दौरान उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन महिला को उपचार के लिए लेकर पहले एक निजी अस्पताल और फिर राजकीय अस्पताल पहुंचे। यहाँ उसने दम तोड़ दिया। मृतका के परिवार में 6 बच्चे हैं, जिनके सर से मां का साया छिन गया। उधर पति असलम का कहना है कि काशिदा ने कोई जहरीली वस्तु का सेवन नहीं किया था और उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। वहीं पीहर पक्ष का आरोप है कि बेरोजगार असलम पहले भी काशिदा के साथ मारपीट करता रहा है। ऐसे में उन्हें आशंका है कि काशिदा की हत्या की गई है। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरी पत्नी का नाम काशिदा है। क्या हुआ? और उसको मैं खेत की तरफ लेके गया था। मैंने बोला था वो लकड़ी ले आएंगे और पालक को साग वगैरह ले आएंगे। वो खेत पे गए थे। फिर उसको उल्टी हो गई थी। फिर उसको मैं अचानक ही हाँ। फिर उसको घर ले आया तो मैंने कहा कि भाई तबीयत सही हो तो ठीक है, तेरे में चलो हॉस्पिटल लेके चलो। मेरे नाम मेरे तो वैसे ही थोड़ी सी उल्टी लगी और कोई दिक्कत ना, तो जुम्मा पड़ गया और फिर मैं आराम कर लूँ थोड़ा सा। बस मैं जुम्मा पढ़ने चला गया। फिर उसके बाद मैं आया 3 बजे के लगभग। फिर उसकी हालत ख़राब थी, वो अंदर पंखा चला के लेटी हुई थी और हालत सही नहीं थी। उसकी लड़की बोली कि अब्बू की हालत सही नहीं है मम्मी की। तो मैं उसको लेके फिर तिजारा हॉस्पिटल वालों ने बोला कि प्लस कम है या कुछ पानी वानी की कमी बताई थी और वो रेफ़र कर दिया और बोला कि सरकारी हॉस्पिटल ले जाओ। यहाँ ले आया। पॉइजन का किसने बताया? पॉइजन का मुझे नहीं बताया अभी तक भी किसी ने। डॉक्टर ने नहीं बताया? कुछ नहीं। लड़की का नाम काशिदा है जी और इसका जो पति है उसका नाम असलम है जी और इसके 6 बच्चे हैं। क्या हुआ था ये? कल ये जुम्मा पढ़ने के बाद में ये जंगल को गए हैं दोनों पति पत्नी और उसके बाद में ये जंगल से जो सीधी हॉस्पिटल ले गया। क्या लग रहा है आपको? ये हमें तो इस पर डाउट है कि हमारे पहले भी इसने जो झगड़ा किया है लड़की के संग में और दहेज की भी मांग करता रहा है और इसका एक लड़की से नाजायज संबंध भी इसके कहता तो उसको जो है ये भाणजी है नाते में भाणजी बना रखे उसे इसकी और बनी हुई है और ये तब से बिगाड़ चला जाता कि ये बाजार में उस जो इसकी जो भाणजी लगती है उसका नाम तो मुझे मालूम नहीं है, वो गरीब परिवार से संबंधित है। हमारी बहन उसकी वैसे मदद करती थी गरीब के नाते, लेकिन एक दिन जो है ये बाजार को शॉपिंग करा के लाया उस लड़की को और उस लड़की ने आकर के उससे भी ये गलती बन गई है। उसने जान पूछे क्या हमारी बहन के लिए उसने कुछ सामान दिया जो औरतों का जो सामान होता है, तो हमारी बहन ने वो सामान नहीं लिया। तो सामान के बारे में जब उसने बोला कि बहन मैं ना लूँ तेरे से, तू गरीब खुद है, हम तो तेरे सामान को नहीं लेंगे जो हम तो तेरे लिए दे सकते हैं, लेंगे नहीं।
फिर वहाँ गई असलम में 2 लाख गिर ली थी सामान को जो। तो फिर ये जो है उस लड़की ने तो फिर वहाँ से चली गई। उसके बाद में इस लड़की ने पूछे जब अपने पति से असलम से कि तेने कहा हुआ रोज करे वास हम उसे दूर ना रहे कहीं बाजार ले हो तो एक ले संग वो संग ले जाता जो है एक लिकाई मेहरबानी ना ले जाकर काई के साथ। तो ये लड़की जब मारी पीटी इन्होंने जो उस दिन से ये जो है दिक्कत बिगाड़ चल रहा है। तो आपको शक है कि इसी का काम है? हाँ जी, मुझे पूरा डाउट है, पूरा शक है इसी का काम है। और इसका नहीं तो हमारी जो बहन ये काशिदा है ये खुद कारोबार करती है, 1000-2000 रुपए तकिया बनाती है। इसका लड़का तकिया बेचता है और अपना घर का कारोबार खुद ने चला रखा है। इसमें जो मदद की है तो उसको सिलाई की मशीन या इसको जो फैक्ट्री से वो फॉर्म वगैरह दिलाने के लिए जो पैसे जो वो मैंने दिए थे या मेरे भाई ने दिए थे, ये तो कुछ करता ही नहीं। हमने तो इसको पास में चलो इसके कई बच्चे हुए पड़े हैं तो भाई इसके लिए हम अभी ये क्या बता रहे, क्या हुआ था, किस वजह से मौत का कारण बता रहे हैं? अभी इसके घर से जो इसके भाई की बहन है वो भाई के घर से जो वो तो कह रही है कि ये लड़की तुम्हारी बहन और ये दोनों ये जुमा पढ़ के जब गए हैं जंगल को। अलवर में रूपबाज पुलिया के समीप भीषण सड़क हादसे में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की जान चली गई। मृतक हेमंत सैनी शिवनगर 200 फुट रोड का निवासी था। वहीं जसवंत नाम का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अरावली विहार पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। मृतक राजगढ़ रोड स्थित तानिया रिजॉर्ट में मैनेजमेंट का कार्य संभालता था। वह बाइक से अपने घर लौट रहा था और इसी दौरान रूपबाज पुलिया पर ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। सहायक उप निरीक्षक गीता देवी ने पूरी घटना की जानकारी दी। मामला था समय करीब 7:30 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि भूगोर पुलिया के ऊपर एक्सीडेंट हो गया। सूचना पे वहाँ पहुँचे तो डेड बॉडी को सदर वालों द्वारा शिफ्ट जरिए एम्बुलेंस प्राइवेट भिजवा दिया गया। मौके पे हमें बाइक पड़ी हुई मिली। यहाँ GH तो पता चला कि ट्रैक्टर और बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। जो बाइक सवार था उसकी मौके पे मृत्यु हो गई है। ट्रैक्टर के साथ में एक और बैठा हुआ था जो घायल है, यहाँ भर्ती है, जिससे ट्रैक्टर के संबंध में जानकारी ली है। परिजनों को FIR देने के लिए कह दिया है। बॉडी को मोर्चरी में रखवा। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम हेमंत सैनी। ये तानिया रिसोर्ट से आना बता रहे हैं। अपने घर जा रहा था 7 फुट। बाइक पे था? बाइक को खुद के बैठा। अच्छा, तो फिर ये अपने कौन सी जगह रूपबाज पुलिया पे हुआ है? जी, रूपबाज पुलिया। मुंडावर थाना क्षेत्र के ग्राम मानका में हुए हमले में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें मुंडावर अस्पताल से अलवर जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। घायल धर्मवीर ने बताया कि गांव में स्थित उनके खाली प्लॉट पर दूसरे पक्ष के लोग कब्जा करना चाह रहे थे। ऐसे में पीड़ित ने थाने पर उनकी शिकायत कर दी। इससे चिढ़कर दूसरे पक्ष के लोगों ने धर्मवीर के घर पहुंचकर हमला कर दिया। आरोपी की सूचना देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। वहीं झगड़े का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दूसरे पक्ष के लोग हाथों में डंडे लेकर दिखाई दे रहे हैं। 3:30 बजे खेत से घर आ रहे थे तो रास्ते में सजन, विनोद और पंकज और लालचंद का लड़का अरुण और सचिन और उसका दूसरा भाई था अजय, ये खड़े थे वहाँ पर। तो उसने सजन ने पिस्टल दिखाई तो मैं वहाँ से लेकरते उसको, फिर जैसे उसने पिस्टल दिखाई तो हमने उससे कहा कि चला जा, पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं। तो इतने वो माना नहीं और उसने सीधा फायरिंग करने की कोशिश की मेरे ऊपर। अच्छा, आपके कौन कौन के लगी है? मेरे लगी है, कृष्ण के लगी है, धनपत के लगी है, धन सिंह के लगी है, माँ को लगी है, चंदा बहन को लगी है और चंदा रोशनी को लगी और कन्हैया को लगी है, सभी को लगी है। कौन कौन लोगों ने मारपीट करी है? मारपीट करने वाले लालचंद, तारा जाट का लड़का, तारा जाट, मोहित तो तराम का लड़का और लालचंद के दोनों लड़के थे सचिन, अरुण और गोलू। सचिन और वो प्रवीण, ये काफ़ी लोग थे, तकरीबन 150 आदमी थे। क्या क्या चीज़ें थी इनके पास? इनके पास लाठी, फरसी और क्या नाम है, 2-3 के पास तो पिस्टल थी। अरुण के पास झगड़ा किस बात पे हुआ था? ये झगड़ा इस बात पे था कि हमारी प्लॉट के ऊपर कार्रवाई चल रहा है, कब्जा कर रहे हैं ये, तो हमने उस पर कब्जा नहीं करने दिया। और 19 दिसंबर को ये फायरिंग करके गए, हमारे घर के ऊपर आए थे। अच्छा। तो हमारे कुत्तों ने इन्हें घर में नहीं घुसने दिया और इन्हें बाहर भगा दिया। तो ये उस दिन की कार्रवाई करवा रहा था मैं, तो इन्हें पता चल गया, पता नहीं पुलिस ने बता दिया। तो ये आप आज फिर कह रहे थे, बोले तू आज फिर गया था कार्रवाई करवाने के लिए, बोले तेरे को ऊपर ही पहुंचा देता हूँ आज मैं। इस बात को झगड़ा हुआ? हाँ, इस बात तो बीच बचाव करने आए थे सभी लोग? नहीं, वो तो परिवार के
हाँ परिवार के तो बीच बचाव करने लिए आए थे, लेकिन गांव के जो था ये लालचंद वगैरह मीणा के जितने भी थे, इन्होंने पिस्टल लालचंद ने खोस करके अपने छोटे लड़के को दे दी। सर हम पहले खेत में से घरा लेके आ रहे थे, तब रास्ते में गुंडे बैठे हुए थे, तब उन्होंने कट्टा दिखा के हमें डराने धमकाने की कोशिश की। फिर हरिराम फिर हमने हमारे साथ हाथापाई की, फिर हमने सजन को पकड़ लिया, फिर उसका कट्टा वट्टा मीणों के उनके साथ सजन के साथ ही थे मीणा, फिर उन्होंने कट्टा छुपा लिया और लालचंद मीणा ने हमारे साथ डराया धमकाया कि थाने में मत ले जाओ इसको, यहीं सुलझेड़ा कर लो। पर हमने कहा कि हम तो थाने में ले जाएंगे, इसने पहले भी हमारे घर पे अटैक किया था। फिर उन्होंने नहीं माने, फिर उन्होंने मेरे भाइयों को फरसी लाठी और कट्टा से एक फायरिंग भी की थी और मार के बेहोश कर दिया। किन के लगी है, क्या क्या नाम है उनके? धर्मवीर, कृष्ण, कन्हैया, धनपत, धन सिंह और मेरी माँ शांति देवी। अच्छा। बबली धनपत तो बेहोश भी पड़ा रहा था 1 घंटे तक, पर पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की। हमने 100 नंबर पे भी कॉल किया था, पर भी तब भी। अलवर बस स्टैंड के बाहर लाल झंडा ई रिक्शा मजदूर एकता यूनियन C2 ने प्रदर्शन किया। पदाधिकारी मोहन सिंह राघव के अनुसार रविवार को दोपहर 12 बजे यूनियन की बैठक भी नेहरू गार्डन में बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि कई ई रिक्शा वाले जगह जगह जाम लगा देते हैं, ऐसे में आवाजाही में परेशानी हो रही है। यूनियन द्वारा ऐसे लापरवाह चालकों के लाइसेंस निरस्त करने की मांग उठाई जा रही है। इसी क्रम में बस स्टैंड के बाहर प्रदर्शन किया गया है। अध्यक्ष प्यारेलाल वर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि शहर में RC, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना अनेक ई रिक्शे चल रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में परमानंद सैनी, गोविंद सिंह, मनोहर लाल नायक, शिव कुमार मीणा और नरेश कुमार आदि ने भी अपने विचार रखे। बस स्टैंड के बाहर जो हमारे अलवर जिला लाल झंडा ई रिक्शा यूनियन का स्टैंड है, यहाँ हम एक मीटिंग की है और कल की हमने जो मीटिंग पूरे शहर के ई रिक्शा चालकों की नेहरू पार्क में 12 बजे रखी गई है और इस पर विषय खास तौर पर यह है कि यातायात पुलिस की सह पर जो अवैध ई रिक्शे पूरे शहर में चल रहे हैं, जिन्होंने कहीं पर जाम लगा देते हैं, उनको कोई ट्रैफिक रूल की भी जानकारी नहीं है, तो उनको जिला प्रशासन बंद करे और जिला प्रशासन और परिवहन विभाग से हम निवेदन करते हैं। इंश्योरेंस, फिटनेस सारी गाड़ी हमारी कंप्लीट है। जितनी भी बाहर जो गाड़ी चल रही है अवैध, उनको न पकड़ के हमको प्रशासन परेशान करा जा रहा है। न हमारे लिए छाया की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था है। राजस्थान विधानसभा में वरिष्ठ विधायक अशोक कुमार कोठारी ने पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को रखा। उन्होंने पत्रकारों के बच्चों को छात्रवृत्ति में सरलीकरण करने, भूखंडों की समस्या का समाधान और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि चिकित्सा संबंधी RJHS कार्ड पर कर्मचारियों के कार्ड की तरह सभी सुविधाएं दी जाए। विधायक कोठारी ने डिजिटल मीडिया पत्रकारों के लिए भी नियम लागू करने की मांग की है, इससे उन्हें भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इससे पहले भी अलवर में श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने सरकार से मांगे की थी, जबकि जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार बसेंद्र ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कार्ड के जरिए OPD आदि सुविधाएं लागू किए जाने पर जोर दिया था। वन मंत्री संजय शर्मा के जरिए भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए RJHS योजना लागू करने का उपयोगी कदम उठाया था। इसमें सिर्फ इंडोर का प्रावधान है और आउटडोर की सुविधा नहीं होने से बीमारियों की प्रारंभिक अवस्था में उपचार नहीं हो पाता है। ऐसे में RJHS की तर्ज पर इस योजना में भी आउटडोर उपचार का आग्रह किया गया था। आज हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का विषय रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, पत्रकार बंधु अपने जीवन को संकट में डालकर जनता के बीच सच्चाई को लाते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं। साथ में हमारे देश के विकास और गौरव को बढ़ाने में भी सहभागी होते हैं। साथ में सरकार और जनता के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं, सरकार की नीतियां और योजना को जन जन तक पहुंचाते हैं। फिर भी इतने महत्वपूर्ण कार्य करने के बाद भी पत्रकार बंधु अपने को असुरक्षित समझते हैं। उसकी वजह है उनके साथ बहुत सी बार अभद्रता, अशिष्टता हो जाती है। साथ में वो बड़ी घटना का पर्दाफाश करते हैं तो उनको धमकी भी मिलती है और उनके साथ दुर्घटना भी होती है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि सरकार पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लाए, जिससे वो अधिक निर्भयतापूर्वक कार्य कर सके। साथ में आपसे कहेंगे कि जो पत्रकार बंधु है
उनके बच्चों को छात्रवृत्ति तो मिलती है पर वो जटिल है, उसको सरलीकरण किया जाए। साथ में आपसे कहना चाहेंगे कि जो पत्रकार जिला स्तरीय अधिस्वीकृत समाचार पत्र है, साथ में लघु समाचार पत्र है, उनकी विज्ञापन दर को भी बढ़ाया जाए। 2013 के बाद उनकी विज्ञापन दर को नहीं बढ़ाया गया। साथ में आपसे कहेंगे बहुत से पत्रकार हैं जिनको भूखंड नहीं है, तो हम कहना चाहेंगे सरकार से कि पूरे राजस्थान में एक पत्रकार कॉलोनी बने और जिनको भूखंड नहीं है उनको भूखंड मिले। साथ में आपसे कहेंगे वरिष्ठ पत्रकार है जिनको एक सम्मान निधि योजना में पेंशन मिलती 15,000 की राशि, पर उनको बढ़ाई जाए। बहुत से लोगों को नहीं मिलती है तो संज्ञान लिया जाए। और एक महत्वपूर्ण विषय और है सर, एक छोटा सा विषय और है कि पत्रकारों को आरजीएच की स्कीम है उसको आरजीएच के स्कीम के समक्ष लाया जाए। साथ में आपसे कहेंगे कि हमारे पहले के समय में केवल 2 तरीके के पत्रकार हुआ करते थे, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। राजस्थान के विधानसभा में जिस तरह से वरिष्ठ विधायक अशोक कुमार कोठारी द्वारा पत्रकारों की मांग को लेकर विधानसभा में मांग पत्र रखा है, मांग रखी हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं और मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि पत्रकारों की जो मांग रखी है सब वाजिब हैं, उनका समाधान होना चाहिए, उनको पूरा किया जाना चाहिए। मैं पुष्पेंद्र कुमार बछेंद्र जिलाध्यक्ष जार अलवर की ओर से सरकार से मांग करता हूं कि पत्रकारों की समस्या है, लेकिन इस बजट पर सरकार ने उदासीनता दिखाई है। एक भी घोषणा इस बजट में पत्रकारों के लिए नहीं की गई है और पत्रकारों की कोई योजना भी नहीं बनाई गई है, लागू की गई नहीं की गई है जो उनके कल्याण कर सके, उनके विकास को आगे बढ़ा सके। जबकि पत्रकार दिन रात सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कई बार जोखिम भरे काम करते हैं, खुलासा करते हैं। अवैध खनन हो, चाहे शराब का मामला हो, चाहे अवैध भूमि का मामला हो, चाहे और कोई मामले हों, कई लोग दुश्मनी रखते हैं। इसलिए पत्रकारों के हित में सरकार को पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाना चाहिए जो पत्रकारों के सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। सरकार से मांग है कि भूखंडों से संबंधित मांग है, अधिकृत पत्रकारों के नियमावली को सरल किया जाए, छात्रवृत्ति के नियमों को सरल किया जाए, पत्रकारों को आरजीएच जो कार्ड है उसमें ओपीडी की व्यवस्था की जाए, उन पर जो समस्त सुविधाएं दी जाएं जो कर्मचारियों को आरजीएच कार्ड में दी जाती हैं। और भी अन्य मांग हैं, विज्ञापन दर बढ़ाए जाने की मांग है। तमाम मांगों पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और उनको पूरा करना चाहिए। मैं विधायक अशोक कुमार कोठारी जी का एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं और सरकार से दोबारा मांग करता हूं कि सरकार पत्रकारों की मांगों को पूरा करे। पत्रकारों को पिछले 3 साल में सरकार ने कुछ नहीं दिया है और भजनलाल सरकार से पत्रकारों को काफ़ी उम्मीद है। इसलिए सरकार इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और निर्णय ले, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ही पत्रकार जो DIPR है उसके मुखिया हैं, सूचना जनसंपर्क मंत्री भी हैं, तो समस्त समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। सरकार खुद समझती है कि पत्रकार हित में काम होने चाहिए और उनकी मांग को पूरा किया जाना चाहिए। भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अवैध पटाखा निर्माण इकाई में हुए विस्फोट प्रकरण में आरोपी मुख्य संचालक हेमंत सचदेवा को दिल्ली से पकड़ लिया गया है। पुलिस उसे रिमांड पर लेकर व्यापक पूछताछ करेगी। इससे पूर्व गिरफ्तार किए गए अभिनंदन और हेमंत शर्मा की 3 दिन की रिमांड अवधि समाप्त हो चुकी है। गौरतलब है कि इस हादसे में 7 श्रमिकों की जान चली गई थी। संचालक द्वारा गवर्नमेंट इकाई की आड़ में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। उधर अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में मारे गए श्रमिकों के DNA सैंपल फेल हो जाने पर शुक्रवार को दोबारा सैंपल लिए गए हैं। सैंपल फेल हो जाने से हादसे के चौथे दिन भी परिजनों को शव नहीं मिल पाए। सैंपल फिर से लेने के निर्देश मिलने पर फॉरेंसिक टीम के 4 डॉक्टरों की टीम मोचरी पहुंची। हादसा इतना भीषण था कि कई शवों की पहचान सामान्य तरीके से संभव नहीं हो पाई। ऐसे में DNA जांच ही आधार बनी हुई है। प्रशासन के अनुसार नए सैंपल की रिपोर्ट 1 से 2 दिन में प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अलवर में स्कीम 8 स्थित श्री आदिनाथ जैन बीएड कॉलेज में शनिवार को भावी शिक्षकों द्वारा मॉडल एग्जीबिशन लगाई गई। इसमें वेस्ट मटेरियल का उपयोग कर पौराणिक और आधुनिक विज्ञान से जुड़े आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए गए। भावी शिक्षकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल डेवलपमेंट, सौर ऊर्जा और आधुनिक सिंचाई प्रणाली आदि पर रचनात्मक मॉडल प्रदर्शित किए। वहीं समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार जैन अगोनिस ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां विद्यार्थियों में नवाचार, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करती है।
उधर प्रिंसिपल डॉक्टर अनीता सोनी ने कहा कि आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इस अवसर पर अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे और विद्यार्थियों को निरंतर सीखने एवं नवाचार करने के लिए प्रेरित किया। कई चीजें नहीं बनाई हैं, बच्चों ने पूरा सारा सिस्टम जो आज चल रहा है नई तकनीकी का और जो वाकई में होना चाहिए, और जो कि अपने ये पेड़ वेड़ों के बारे में, प्रदूषण के बारे में और सौर ऊर्जा के बारे में जो भी कुछ बहुत कुछ बच्चों ने एक से बढ़ के एक टैलेंट दिखाया है। मतलब मुझे तो यही नहीं लग रहा कि अगर इनमें नंबर पड़े किसी का तो किसको फर्स्ट किया जाए, मुझे सारे ही फर्स्ट दिख रहे हैं। ये बहुत बहुत मेरी इनके लिए शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है इनको, ये अपने जीवन में आगे चले और अच्छा करें। हमारे इंटीग्रेटेड के जो स्टूडेंट हैं, बीए और बीएससी बीएड 4 साल वाले बच्चे हैं जिनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ये, और इनको कैसे अपना सब्जेक्ट क्लासरूम में पढ़ाना है, प्रैक्टिकली भी पढ़ाना है और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से भी, वो सब इनको यहाँ सिखाया गया है। इनको ये बताया गया है कि घर में कोई कचरा होता नहीं है, जितना भी हम जिसको कचरा समझते हैं वो हमारे काम की चीज़ है, और इन्होंने उसी कचरे को यूजफुल बनाते हुए और टेक्निक्स का प्रयोग करते हुए इन्होंने टीचिंग मटेरियल बनाए हैं। आप देख रहे हैं कि आर्ट्स वाले बच्चे हैं जो लैंग्वेजेस को पढ़ा रहे हैं, तो लैंग्वेज को कैसे पढ़ाया जाए, यानी प्रोज को पढ़ा रहे हैं, पोएट्री को पढ़ा रहे हैं, ग्रामर को पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए वेस्ट मटेरियल से। इसी तरह से साइंस के बच्चे हैं, जैसे केमिस्ट्री के हैं तो वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, फिजिक्स के हैं तो वो सर्किट बनाकर दिखा रहे हैं, बायोलॉजी के हैं तो वो अपने ऑब्जेक्ट बनाकर दिखा रहे हैं, इसी तरह से सोशल साइंस के। तो ये अवेयरनेस है कि अपने को क्लास में हाउ टू टीच और सब्जेक्ट इन द क्लासरूम अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ स्टैंडर्ड और चाइल्ड, कि क्लास में बच्चों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर कैसे पढ़ाना चाहिए ये इनको यहाँ सिखाया गया है। साथ में स्किल एजुकेशन को डेवलप किया गया है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं एआई टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा बात हो रही है, चैट जीपीटी की हो रही है, तो ना तो बच्चा लिखना चाहता है और ना ही वो पढ़ना चाहता है, लेकिन यहाँ पर इनको स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति को डेवलप किया जा रहा है कि आपको अपनी स्किल ख़त्म नहीं करनी। तो हर मटीरियल इन्होंने अपने आप जुटाया है और उससे इन्होंने टीचिंग मॉडल बनाए हैं और इसी टीचिंग मॉडल से बच्चों को पढ़ना सिखाया है और आज से जोड़ा है इसको। ये हर सब्जेक्ट जो है वर्तमान से जुड़ा हुआ है, मतलब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं रहने दिया, सब्जेक्ट को जीवन से जोड़कर पढ़ाया जा रहा है। टीचिंग प्रैक्टिस चल रही है जिसमें बच्चों को टीचिंग मॉडल के द्वारा बनाना, जो टीचिंग स्किल्स है वो डेवलप करना सिखाते हैं ताकि विषय को बहुत बेहतर ढंग से इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सकें और किसी भी विषय वस्तु को समझाने के लिए, बच्चों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए टीचर में वो टीचिंग स्किल्स डेवलप होनी चाहिए ताकि किसी विषय वस्तु को किसी टीचिंग एड के माध्यम से प्रभावी तरीके से पढ़ाया जाए। तो ये स्किल्स हमने इन बच्चों में पीपल टीचर में डेवलप करने का प्रयास किया और बच्चों ने काफ़ी मेहनत करके अच्छे मॉडल्स के द्वारा सब्जेक्ट्स को बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए अपनी टीचिंग मॉडल तैयार किए और जो टीचिंग मॉडल तैयार किए गए हैं वो मोस्टली इनोवेटिव बेस पर क्रिएटिव और करंट इशू को लेकर, करंट टॉपिक को लेकर बनाए। सर ये मॉडल एग्जीबिशन हमारे JNTT कॉलेज में लगाई गई है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों में क्रिएटिविटी के द्वारा मॉडल डेवलप किए जाए तो और जिससे कि जो वो मॉडल वेस्ट मटेरियल से डेवलप किए गए हैं, इन मॉडल की सहायता से बच्चे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टीचिंग पॉइंट को बहुत आसानी से एक्सप्लेन करते हैं और टीचिंग जो है बहुत इफेक्टिव बनती है। ये गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि बच्चे अपने मॉडल का विकास खुद करें और अपने हाथों से बनाएं, इसलिए गवर्नमेंट टीचर्स को भी 500 रुपये 700 रुपये पर ईयर TLM के मिलते हैं और हम हमारे बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपने जब उनको गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं तो वो अपने हाथों से अपने उन पैसों का उपयोग करके अपने हाथों से मॉडल बनाएं। बच्चों का जो टीचिंग मॉडल बनाए जा रहे हैं श्री जैन शिक्षक प्रशिक्षण अपने आप में एक ऐसा महाविद्यालय है जिसमें बच्चों को क्रिएटिविटी से मॉडल बनाना सिखाया जाता है और जो ये मॉडल बनाना सिखा रहे हैं ये सारे जो घर में खराब चीज़ें पड़ी हुई हैं उनसे बनाना सिखाया जाता है, जिससे बच्चों में एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है और बच्चे अच्छी क्रिएटिविटी बनाना सीखते हैं और इससे बच्चों को जो अपना पढ़ाने का तरीका है वो भी सरल हो जाता है। और ये सब हमारी जो महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अनीता सोनी मैम है उनके निर्देशन में किया जाता है
और बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। क्या नाम है आपका? मैं महाविद्यालय श्री जैन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की प्रवक्ता डॉक्टर उषा। My name is Vansh. With this help of model, we are able to teach the use of English grammar in our daily life in writing and speaking. In my model, it is about punctuation marks that we use daily life in writing and reading. We use commas, full stop, and other types of punctuation marks daily. That signifies us to be silent, be pausable, and the meaning of the sentence we should make it clear. So with this, the practical impact in our life is we are able to speak English more fluently and more appropriately. This is a story of Buddha and the angry young man, in which Buddha teach us that we should not get anger. And also we have many models. Through this we teach many techniques to made models and other things. सरिता जनसेवा न्यायहित समिति की राष्ट्रीय दिव्यांग महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष माया सैनी ने 2 बेटियों की शादी में उपहार भेंट किए। समिति के अध्यक्ष एडवोकेट विवेक जैन के अनुसार नई बस्ती दीवानजी कबाग में जरूरतमंद परिवारों की 2 बेटियों का विवाह हुआ था। यहां समिति द्वारा कन्यादान के रूप में 2 अलमारियां भेंट की गई हैं। इस कार्यक्रम में सचिव सुनीता, राहुल बंजारा, समिति सदस्य अनिल चौहान, आशीष, कुणाल, सौगनी देवी, एडवोकेट प्रवीण यादव और अभिषेक कौशिक, कन्हैया एवं प्रेम आदि भी उपस्थित रहे। प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत निरंकारी सेवादारों द्वारा सफाई अभियान 22 फरवरी को चलाया जाएगा। निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के निर्देशन में अलवर में भी अस्पतालों में अभियान चलेगा। जिला संयोजक सोमनाथ निरंकारी के मार्गदर्शन एवं संचालक शिलीराम सहित शिक्षक सुंदर सिंह की देखरेख में सफाई की जाएगी। राजकीय जिला अस्पताल, जनाना एवं शिशु अस्पताल सहित टीबी हॉस्पिटल में सुबह 8 से 11 बजे तक निरंकारी सेवादारों द्वारा श्रमदान किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा होंगे। इसके बाद 11 बजे से 12:30 तक अस्पताल परिसर में ही सत्संग का आयोजन भी होगा। उधर रविवार को निरंकारी श्रद्धालुओं द्वारा जल संरक्षण के अंतर्गत एक विशाल रैली भी निकाली जाएगी। वहीं राजगढ़ में जलाशयों की सफाई का कार्यक्रम चलेगा। यहाँ स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन से सुबह 8 बजे रैली मुखी राम अवतार एवं सेवादार शिक्षक दयाराम के मार्गदर्शन में रवाना होकर माचाड़ी रोड झरना धाम पहुंचेगी। यहाँ श्रमदान एवं सफाई के बाद सत्संग का आयोजन भी रहेगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसडीएम सीमा मीणा होंगी। कृषि विभाग ने भिवाड़ी के रिको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एकाक्ष पॉलीमैक्स कंपनी का निरीक्षण किया। फैक्ट्री द्वारा कृषि ग्रेड के यूरिया का उपयोग करने की शिकायत मिली थी। ऐसे में संयुक्त निदेशक खैरतल तिजारा पीसी मीणा के निर्देश पर मौके पर सहायक निदेशक पवन यादव एवं कृषि अधिकारी पूरन यादव पहुंचे। निरीक्षण के दौरान यहां मिले 195 कट्टे यूरिया को जब्त कर प्रयोगशाला में भिजवाया गया है। नमूने में कृषि ग्रेड यूरिया पाए जाने पर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फरवरी 2026 को हमको जानकारी मिली कि एकाक्ष पॉलीमर्स रिको इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी में कृषि उपयोग का जो यूरिया है उसका दुरुपयोग किया जाता है। इस पर मेरे कार्यालय के सहायक निदेशक कृषि मुख्यालय एवं कृषि अधिकारी मिशन के साथ में फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया और मौके पे 195 बैग संदेहास्पद यूरिया के हमको मिले, जिनको निरीक्षक श्री पवन यादव जी के द्वारा जब्त किया गया है। मौके पर ही जो नमूने हैं वो आहरण किए गए हैं और इनको प्रयोगशाला में जांच हेतु भिजवाया जाएगा और यदि प्रयोगशाला में ये चीज़ सत्यापित होती है कि ये एग्रीकल्चर ग्रेड के यूरिया का इस्तेमाल फैक्ट्री में हो रहा था तो इनके खिलाफ नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही हम अन्य दूसरी जो फैक्ट्रियां हैं उनका भी निरीक्षण करेंगे और यदि कहीं पर एग्रीकल्चर ग्रेड का यूरिया उपयोग में लाया जाना या उपयोग में लेना साबित होता है तो उन सभी फैक्ट्री के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। भाजपा के ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा ने हालिया राज्य बजट में रामगढ़ क्षेत्र की घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि मिनी सचिवालय को लेकर वर्षों से मांग चली आ रही थी। इसके अलावा गोविंदगढ़, रामगढ़ और नौगांवा में पुलिस चौकी, सड़कों और अन्य कार्यों के लिए बजट दिया गया है। क्षेत्रीय विधायक सुखवंत सिंह की सभी मांगों को मुख्यमंत्री ने माना है। उन्होंने कहा कि इसका फायदा भाजपा को आगामी पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा। सर, बजट में जिस तरह से घोषणाएं की गई हैं, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को मिनी सचिवालय सहित कई सौगातें दी हैं,
आप रामगढ़ के स्थानीय नेता हैं, भाजपा के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? रामगढ़ में मैं आदरणीय भजनलाल शर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं और हमारे विधायक सुखवंत सिंह ने जो प्रस्ताव रखे हैं वो सारे ही लगभग पास हुए हैं और जो मिनी शौचालय जो बन रहा है इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं और विकास में चारों तरफ रामगढ़ विधानसभा में जो काम हो रहे हैं इसके लिए जो वादे करे थे हमारे एमएलए साहब ने वो भी पूरे करने जा रहे हैं और राजस्थान सरकार ने मन बनाया था उस समय राजस्थान सरकार की पूरी मशीनरी यहाँ आई हुई थी, नेतागण जितने भी थे, मुख्यमंत्री तक भी दो सभा करी थी, तो उन्होंने भी कहा था रामगढ़ में एक पहचान बनाएंगे। आज वो रामगढ़ की पहचान हुई है और जनता को हर मोड़ पे लाभ मिल रहा है। जो बजट इतना भारी दिया है विकास कार्य के लिए, मैं इसके तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और साथ में आदरणीय हमारे नेता जो भी मंत्रीगण हैं जो इसके आए थे, उन्होंने हमें एक मंत्र दिया था कि आप बीजेपी में के सुखवंत सिंह को जिताओ और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे रामगढ़ में। तो वो हमारी इच्छा जो थी वो उन्होंने पूरी करी है। आज रामगढ़ में चाहे वो 4 लेन ले लो, चाहे मिनी शौचालय ले लो, चाहे आप नौगांव में कृषि केंद्र है उसमें देखो, चारों तरफ विकास हो रहा है। चाहे अभी चुनाव आ रहे हैं, इन चुनावों में मैं कहना चाहूँगा कि जनता जनार्दन से एकजुट होकर रामगढ़ में अपनी पहचान बनाएं, जिला परिषद बनाएं, वहाँ से प्रधान बनाएं, डायरेक्टर बनाएं, जो भी जहाँ जिसको भी टिकट मिले उस टिकट पे हम सब कार्यकर्ता को एक मन होके और उनको चुनाव जिता के लाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एचएल टीवी। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर बाशिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद।
वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खैरतल तिजारा में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। फोटो युक्त वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को किया गया है। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसकी सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। यह मतदाता सूची जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट एवं वोटर पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है। उधर बैठक में बताया गया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना और संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए पात्र नागरिक फॉर्म 6, 7 और 8 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उधर बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपाल जाट सहित भाजपा के जिला अध्यक्ष उत्तर महासिंह चौधरी एवं जिला महामंत्री अनूप यादव, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बलराम यादव एवं ब्लॉक अध्यक्ष फतेह मोहम्मद, बसपा के जिला अध्यक्ष हिदेश रसगोन एवं जिला सचिव संजय कुमार सहित आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा उपस्थित रहे। शनिवार का अवकाश होने के कारण नटनी का 12 वियर पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। वहीं रूपा रेल नदी में पानी का बहाव अब कम हो गया है। वहीं दूसरी ओर अनेक लोग नदी में तमाम तरह की सामग्री डालकर पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। साथ ही रूपा रेल का बहाव बाधित हो रहा है। इसके बावजूद जल संसाधन विभाग, पंचायत और प्रशासन उदासीन बने हुए हैं। जागरूक लोगों ने इस दिशा में कार्रवाई की मांग उठाई है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के हल्दीना से चतुर्थ पदयात्रा खाटू धाम के लिए रवाना हुई। इससे पूर्व रामदेव बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालु हाथ में ध्वज लेकर श्याम गुणगान करते नजर आए। इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला, गंगा सिंह, हरिराम, राम खिलाड़ी और मनीष बाल्यान आदि मौजूद रहे। 25 फरवरी को खाटू धाम में निशान और भोग अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। खैरतल में गुटखे की कालाबाजारी के आरोप सामने आए हैं। कई थोक व्यापारी एवं सेल्समैन एमआरपी से ज्यादा राशि लेकर छोटे दुकानदारों को गुटखा दे रहे हैं। ऐसे में ये दुकानदार भी 1.5 गुना तक रेट वसूल कर रहे हैं। हालिया बजट घोषणा के बाद ये सिलसिला बढ़ गया है। इसके अलावा बहुत से विक्रेता बिना लाइसेंस के ही यह उत्पाद बेच रहे हैं। इसके बावजूद संबंधित विभाग चुप्पी साधे हुए है। अखैपुरा थाना क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर 3,76,000 रुपए की ठगी सामने आई है। पीड़ित करौली निवासी अशोक गुर्जर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार पीपलखेड़ा डीग निवासी मुबीन से उसका संपर्क किसी परिचित के माध्यम से हुआ था। आरोपी ने खुद को विभिन्न प्राइवेट कंपनियों में नौकरी लगवाने वाला बताया और भरोसा दिलाया कि वह अच्छी कंपनी में नियुक्ति करवा देगा। आरोपों के अनुसार 15 जनवरी 2024 को आरोपी ने अशोक को अलवर के कचहरी परिसर में बुलाया। यहाँ उससे 3,76,000 रुपए ले लिए गए। रकम देने के बाद भी आरोपी ने ना तो नौकरी दिलवाई और न ही रकम लौटाई। उधर पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस बार अलवर में सरसों की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है। वहीं फसल में कोई रोग भी नजर नहीं आ रहा। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि इस बार अलवर जिले में 1,35,000 हेक्टेयर भूमि पर सरसों की बुवाई की गई थी। वहीं बेहतर क्वालिटी की सरसों की उपज हुई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन के मामले में अलवर पूरे राजस्थान में तीसरे स्थान पर है। वहीं फसल बीमा कराने पर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मुआवजे का लाभ मिलता है। मीणा के अनुसार सरसों की कटाई चल रही है और जल्द ही मंडी में नई सरसों की आवक तेज हो जाएगी। सर, अलवर जिला सरसों के लिए जाना जाता है। किसानों ने कितने रकबे में सरसों बोई है और बारिश का मौसम है, कितनी अच्छी कंडीशन है, बारिश से नुकसान हुआ है नहीं हुआ, और प्रधानमंत्री फसल बीमा का कितना लाभ किसानों को मिलता है, क्या कहना चाहिए? रबी सीजन में जहाँ तक फसलों की बुआई की बात है तो सरसों की जो बुआई है लगभग 1,35,000 हेक्टेयर में इस बार हमारे ज़िले में हुई है। और फसल की क्रॉप कंडीशन पूरे सीजन में बहुत अच्छी रही है और इस समय कहीं कहीं पर सरसों फसल कट भी रही है। तो इस बार प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा रहने की संभावना है क्योंकि फसल में किसी भी तरह के कीट या बीमारियों का प्रकोप नहीं था। और फसल बीमा योजना की जहाँ तक बात है तो फसल बीमा योजना ज़िले में चल रही है और वर्तमान में जो क्षमा इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो हमारे ज़िले में काम कर रही है। किसान भाइयों को हम यही बताते हैं भाई फसलों का बीमा होना चाहिए क्योंकि मौसम की प्रतिकूल जो परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें कभी मान लो ओलावृष्टि हो गई या और कोई दूसरे नुकसान है तो ऐसी स्थितियों में हमको उसका एक क्लेम मिल सकता है। और यदि हमें कहीं कोई नुकसान हमारी फसल में हो रहा है तो उसका क्लेम हमारे किसान भाई को मिल जाता है। और हम किसान भाइयों को यही सलाह देते हैं
कि आने वाले समय में भी फसल बीमा से ज़्यादा जुड़े और उनकी फसल का बीमा अवश्य कराएं। अभी मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बहुत ही फायदेमंद होता है। सर, कौन से नंबर पर राजस्थान में अलवर रहा है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा के रजिस्ट्रेशन को लेकर, पंजीयन को लेकर? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के पंजीयन की जहाँ तक बात है तो हमारा जो जिला है अब रबी सीजन में तीसरे नंबर पर पूरे राजस्थान में रहा है और हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसमें जुड़ने के लिए कहें और किसानों को भी चाहिए कि यदि वो अपने आप को सेफ रखना चाह रहे हैं तो फसल बीमा योजना से जरूर उनको जुड़ना चाहिए। सर, अभी तक किसी तरह कोई नुकसान नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। आपको लगता है कि फसल अगर सरसों की होगी तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, किसी प्रकार का रोग नहीं है और किसानों को इस बार सरसों से कुछ लाभ होने की उम्मीद है? मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार अभी तक सरसों में कहीं भी कीट एवं बीमारियों का प्रकोप नहीं था तो अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। ये हम ये कहें गई साल की बजाय इस साल की जो उत्पादकता मतलब प्रति हेक्टेयर जो पैदावार है वो ज़्यादा रहेगी, साथ ही अच्छी गुणवत्ता की सरसों, क्योंकि कोई कीड़े बीमारियां नहीं है तो अच्छी गुणवत्ता की सरसों मिलेगी और उसका फायदा किसान को ये मिलेगा कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, अच्छी गुणवत्ता होगी तो बाजार में भी उसको अच्छा रेट मिलेगा। अलवर में वर्षा जल संचय के लिए एनीकेट एंड पॉन्ड निर्माण किए जा रहे हैं। इनकी क्षमता 76,260 घन मीटर है। इनमें बारिश का पानी एकत्रित होने पर भूजल का स्तर बढ़ने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में ऐसे निर्माण करवा रही है। अलवर शहर में भी केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा के प्रयासों से नगर निगम द्वारा एनीकेट एवं पॉन्ड का निर्माण करवाया जा रहा है। इन पर करीब 10 करोड़ की लागत आएगी। नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशन में बूढ़ा सिद्ध मंदिर, प्रतापबंद एवं जरखवाला नाला के पास निर्माण जारी है। बहरोड विधानसभा क्षेत्र के कानबेलिया की ढाणी गुती में शनिवार को धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें भाजपा नेता डॉक्टर मोहित जसवंत यादव भी पहुंचे। इस अवसर पर श्री भैरोजी महाराज का विशाल भंडारा आयोजित हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन समाज में सकारात्मक सोच, आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। शमशान घाट के रास्ते में अतिक्रमण से आक्रोशित लोगों ने शव सड़क पर रख किया प्रदर्शन। राजगढ़ के नया गांव प्रतापपुरा में पुलिस और अफसरों ने पहुंच की समझाइश। अवैध खनन पर शिकंजा कर 3 आरोपी पकड़, 30 वाहन के जब्त। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई। काटी घाटी में शादी में बाजा बजाते बैंड सदस्य ने अचानक तोड़ा दम। वहीं तिजारा में महिला की संदिग्ध मौत के बाद पति पर लगे हत्या के आरोप। और ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार रिजॉर्ट कर्मचारी की गई जान। रूपबाज पुलिया पर हुआ हादसा। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।